हेलो एवरीवन एंड आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं एंड आज हम बात करेंगे 2024 की स्ट्रैटेजी की। देखिए, वैसे तो 2024 की स्ट्रैटेजी मैंने पास में भी बनाई थी और अभी ऐसा कोई प्लान था नहीं, बट आई वॉज बम्बार्डेड विद लॉट ऑफ मैसेजेस। आप लोगों ने इतने सारे मैसेजेस करे, इंस्टाग्राम पे कमेंट में भी आते हैं कि 2024 की स्ट्रैटेजी। तो जब तक मैं स्ट्रैटेजी नहीं लाऊंगा मुझे पता है ये मैसेजेस बंद नहीं होंगे। सो ठीक है, आज 2024 की बात करते हैं। स्ट्रैटेजी से पहले मैं दो तीन चीज़ें बोलूंगा। देखो भाई, अभी आपके पास टाइम है, जो 2024 में दे रहा है आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आपके पास 28 मंथ्स हैं। एंड मैं ये बोलूंगा कि अगर आप चाहते हो कि भैया आपका एक अच्छा खासा अटेम्प्ट हो जब आप 2024 में देंगे, तो वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपकी कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है यहाँ पे। अब मान लीजिए 28 मंथ्स में आप कभी पढ़ रहे हैं, कभी नहीं पढ़ रहे हैं, कभी, क्योंकि देखो इतना जब लंबा टाइम होता है ना, वैसे में सबसे टफ होता है कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना। तो अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हैं, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही है पढ़ाई, सिंपल सी बात है वो 28 मंथ्स 14 मंथ्स के हो जाएंगे, सिंपल सी बात। एंड उसमें भी आप थोड़ा सा पढ़ोगे, फिर कॉलेज होगा, तो फिर वही बात आ जाएगी कि जो आपका मतलब पूरा इतना जो अच्छा गोल्डन टाइम है आप उसको खो दोगे। सो प्लीज़ बी कंसिस्टेंट। एंड उससे पहले देखो, ऑब्वियसली मैंने पूरी चीज़ें लिखी नहीं है, मैंने सिर्फ मंथ्स लिखे हैं बिकॉज वो सारी चीज़ें ऑलरेडी बोलते हुए पता चल जाता है। बस मैं ये बताऊंगा कि देखो, सबसे पहले मैं आपको मंथ्स बताऊंगा, ठीक है। आप इसको एक पेपर और पेन लीजिए, उसको लिख दिए। देखिए, जो जो मैं बोलता हूँ उसको लिखिए, क्योंकि जब आप जितना लिखेंगे, जब आप खुद से चीज़ों को ऐड करोगे तो आपको आसानी होगी और वो चीज़ें आपके माइंड में स्टिक कर जाएंगी। एंड ऐसे में आपका हेल्प काफ़ी होगा। मैं बनाने के लिए ये पोस्ट कर सकता था, बट इट विल बी बेटर कि आप ये चीज़ें साइड बाय साइड लिखेंगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है। देखिए, सिंपल सी बात ये है कि अभी स्टार्टिंग में जस्ट कुछ चीजें मैं जो बोलूंगा वो लिखो आप, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि अब 24 के लिए आपको कैसे करना है और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए, सिंपल सी बात है, इस महीने के इस साल के आपके 11 महीने हैं, फेब्रवरी को मैंने इंक्लूड किया है। अगले साल के 23 के आपके 12 महीने हैं एंड 2024 के 5 महीने में। मोस्टली एग्जाम जून फर्स्ट वीक में होगा या फिर मई के एंड वीक में होगा। तो काइंड ऑफ हम 5 महीने ले लेते हैं, तो टोटल हमारे पास 28 मंथ्स हैं। मैं हमेशा से प्रिपरेशन को फेजेस में डिवाइड करता हूँ। देखो, जब भी आपको एक एग्जाम देना होता है, वो भी यूपीएससी के लेवल का एग्जाम है, तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। मैंने भी पास में यही गलतियां करी थी कि मैं कभी स्ट्रैटेजी नहीं बनाई थी। कभी भी कुछ मन आ रहा है पढ़ लिया, एक नॉन सिस्टमेटिक वे में तैयारी करी थी और ऑब्वियसली जिसका खामियाजा तो भुगतना पड़ा। तो वही चीज़ मैं आप लोगों को भी बोलता हूँ कि भैया, आपने अगर माइंड में क्लियर कर दिया कि आई वांट टू गिव एग्जाम इन 2024, देन यू मस्ट हैव अ सॉलिड स्ट्रैटेजी। मैं ये नहीं कहता कि एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी हो, बिकॉज नथिंग इज परफेक्ट, बट एक काइंड ऑफ एक आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए। अच्छे से सोचो, प्लान करो, देन एक रोड मैप क्रिएट करो एंड देन काइंड ऑफ उसके अराउंड रिवॉल्व करो। देखिए, प्रेपरेशन को मैं हमेशा फेजेस में डिवाइड करता हूँ सो दैट इजी होता है। अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं एग्जामिनेशन के, तो हम अलग अलग एस्पेक्ट्स को अलग हिसाब से तैयार करेंगे। देखिए, मैंने एग्जाम को 5 फेजेस में हमेशा डिवाइड किए हैं। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और फेज 5, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ। फेज 1 बेसिकली, अभी सिर्फ आप ये नोट डाउन कर दीजिए बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। फेज 1 को हम देंगे 2 महीने, यानी कि फेब्रवरी मार्च। आप लिख दो, उसके आगे जो महीने उनको भी काउंट करना, सो दैट ऐसे में आपको आसानी होगी, ठीक है। फेज 2 की बात हम करते हैं, उसको 6 मंथ्स दिए हैं मैंने, 6 महीने। फेज 3 की बात करते हैं, उसको मैंने 14 मंथ्स दिए हैं। फेज 4 की बात करते हैं, उसको मैंने 3 मंथ्स दिए हैं, 3 महीने। और जो आखिरी फेज है फेज 5, उसको मैंने 3 मंथ्स दिए हैं, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूँ इन फेजेस का मतलब क्या है। देखिए, सिंपल सी बात है, जो फेज 1 है, देखिए जो बिगनर्स हैं, अक्सर एस्पिरेंट्स क्या गलती करते हैं, सीधे तैयारी में घुस गए हैं। अभी उन्होंने कहा मेरे को आईएएस बनना है, तो सीधे सर्च करते हैं। उन्होंने मार्केट में सुना कि भाई एनसीईआरटी एनसीईआरटी, हर कोई एनसीईआरटी एनसीईआरटी कर रहा है, तो एनसीईआरटी हम पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं। अब वो सीधे जाएंगे मार्केट में, भाई एनसीईआरटी बताओ कौन सी पढ़नी है, 6 to 12 पढ़नी है, अच्छा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। दिस इज नॉट द राइट वे। द बेस्ट थिंग इज फर्स्ट यू शुड नो भाई एग्जाम में है क्या, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, सिलेबस क्या होता है, पिछले जो कुछ सालों के जो क्वेश्चन आ रखे हैं यूपीएससी में, वो कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं, ये पता होना चाहिए। कल ही मेरी एक एस्पिरेंट से बात हुई है एंड ऑब्वियसली जो उन्होंने पर्सनल गाइडेंस ली थी, तो दे दैट पर्सन भी लाइक कि अभी मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो मैंने उनसे सिर्फ एक चीज़ पूछी है कि आपको एग्जाम पैटर्न और जो सिलेबस है वो अच्छे से पता है।
मतलब अभी नहीं पता है, एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता है कि भाई GS3 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो यार मैं ये कहता हूँ, आपने तैयारी स्टार्ट कर दी, आपको 3 महीने हो गए तैयारी स्टार्ट करे हुए, और अगर अभी आप यही नहीं पता आपको एग्जाम पैटर्न क्या है, तो मतलब आप एक गलत गाड़ी तो आपने पहले पकड़ ली है। अब जब आपको यही नहीं पता है कितने सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, हर एक सब्जेक्ट में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, है ना, ये अगर आपको यही चीज अच्छे से नहीं पता है तो आप स्ट्रेटेजी कैसे बनाओगे? आपको पता ही नहीं है कि यू हैव टू फाइट 50 पीपल एंड आप पूरा अपनी तरफ से सिर्फ 25 की प्रैक्टिस लेके चल रहे हो। समझ रहे हो ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? कहने का मतलब है कि हम कहीं में अंडर वैल्यू कर देते हैं चीज़ों को। तो द थिंग इज कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस चीज़ को टारगेट कर रहे हो और उस चीज़ में है क्या, ठीक है ना। एग्जाम में सिलेबस क्या है पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, थोड़ा PYQ का एनालिसिस करना है। स्टार्टिंग में देखो आपको डीपली नहीं करना है, आपको जस्ट एक ओवरव्यू लेना है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, किस सब्जेक्ट से आते हैं, किस टॉपिक से आते हैं, कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, क्या ऑप्शंस होते हैं, जस्ट एक आइडिया लेना है फॉर PYQs, सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। ऑब्वियसली मैंने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डाल रखी हैं यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हो। पहले 2 महीने जो फरवरी मार्च होंगे, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द एग्जाम, भाई एग्जाम में है क्या। अब आपको काफ़ी इसमें ये लगा लीजिए, अगर आपने 2 महीने अच्छे से दे दिए तो एक एग्जाम को आप अच्छे से समझ लोगे। क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं, हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस, नॉट अकॉर्डिंग टू बुक्स। बहुत से बच्चे कहते हैं मैंने ये किताब खत्म कर दी, वो किताब खत्म कर दी, ये पढ़ लिया। नहीं, हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारे पास एक सिलेबस है एंड वी हैव टू कंप्लीट द सिलेबस। कल को आपको ये बोलना है कि भाई मैंने जीएस का सिलेबस कंप्लीट कर दिया है। आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने जीएस से ये किताब पढ़ ली, वो किताब पढ़ ली। नहीं, दैट इज नॉट द राइट अप्रोच। तो सिलेबस जब पता होगा तभी तो आप चीज़ों को सही से कर पाओगे। दिस इज द फेज 1। फेज 2 की बात करते हैं। क्लियर कट है, सिंपल सी चीज़ है। अब आपने एग्जाम को समझ लिया तो फेज 2 में जैसे कि एनसीईआरटीज हैं, ठीक। अब कितना टाइम देना है, स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया था कि फेज 1, 2, 3, 4, 5 को कितना कितना आपने मंथ्स देने हैं, वो आपने नोट डाउन कर दिया तो अच्छी बात है। बता देता हूँ फिर से, फेज 2 को देने हैं 6 मंथ्स। अब देखिए फेज 2 में आपको सिर्फ 3 चीज़ें करनी है। देखो न्यूज़पेपर एक ऐसी चीज़ है जो आपको रेगुलर पढ़नी है, तो ऑब्वियसली चाहे फेज 2 है, फेज 1 है, फेज 3 है, न्यूज़पेपर आपको रेगुलरली करना है। रिवीजन भी आपको डेली वीकली बेसिस पे रेगुलर करना है थ्रू आउट द जर्नी, तो उसको भी हम डेली बेसिस पे, मतलब उसको भी बार बार नहीं बताऊंगा मैं। फेज 2 में आपका टारगेट होना चाहिए टू कंप्लीट द एनसीईआरटीज, ठीक, दैट इज इट। फेज 2 में आपको अपना जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करना है, अपने जो बेसिक्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना है। एनसीईआरटीज की ऑब्वियसली मैंने इंस्टाग्राम पे सीरीज स्टार्ट कर रखी है कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज पढ़नी है, अगर एक कंप्लीट बिगिनर है उसको क्या फॉलो करना है, अगर आप थोड़े से एडवांस लेवल के हो आपको क्या पढ़ना है, और कौन सी एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बता रखा हूँ। मतलब सीरीज चला रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, तो आप वहाँ पे देख सकते हो। तो आपका फेज 2 में ये है कि आपका जो बेसिक्स है वो मजबूत हो जाएगा, ठीक है ना। और न्यूज़पेपर में आपकी एक पकड़ डेवलप, आपकी काइंड ऑफ ये कह सकते हैं कि एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, और साथ में आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। न्यूज़पेपर भी ऑलरेडी मैंने सेशन बना रखा है, तो अगर डाउट आता है तो आप उसको भी देख सकते हो। तो काइंड ऑफ ये फेज 2 है। जस्ट मैं एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, बिकॉज डिटेल में बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, और वीडियो लंबा होता है तो बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट यही है कि फेज 2 में यू जस्ट हैव टू, आपको 6 महीने देने एनसीईआरटीज में, एंड देखो सारी एनसीईआरटीज कंप्लीट हो जानी चाहिए। छोटा सा आइडिया देता हूँ एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। देखो हर एनसीईआरटी की एक अलग अप्रोच है। अब जो हिस्ट्री है, जाहिर सी बात है हिस्ट्री में थोड़ा आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, इट्स नॉट दैट ईजी, उसमें थोड़ा याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा है। हर दूसरे तीसरे लाइन में आपको कुछ ना कुछ ऐसे मिलेगा जो आपको शायद लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम पॉलिटी की बात करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की 6 to 10 एनसीईआरटी, उसमें समरी बहुत ज़्यादा है, इररिलेवेंट है, बस वो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो आप उसको लाइटली ले सकते हो। बट वही ज्योग्राफी की बात करते हैं, ज्योग्राफी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज, ज्योग्राफी की एनसीईआरटीज बहुत इंपॉर्टेंट, तो उनको सारी चीज़ें अच्छे से समझ के पढ़नी है अलॉन्ग विद द डायग्राम्स, उसमें अंडरस्टैंडिंग भी आपको डेवलप करनी है। तो डिपेंड करता है कौन सी एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हो। तो ये बेसिकली आपकी एक अप्रोच होगी सेकंड फेज में कि एनसीईआरटीज, न्यूज़पेपर एंड पीवाईक्यू। अब आप देखो PYQ यहाँ पे सॉल्व करोगे। पहले फेज में आपको सिर्फ एनालाइज करना था कि कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फेज 2 में यू विल स्टार्ट सॉल्विंग, ठीक है ना। सॉल्व कैसे करने हैं, मान लीजिए आपने एंशिएंट हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो बेस्ट थिंग इज कि आपके पास वो जो लास्ट 20-25 ईयर्स वाली PYQ बुक आती है फिल्म्स की। अब आप क्या कर सकते हो, उसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर दिए रहते हैं, तो आपने अगर एंशिएंट पढ़ा तो आप एंशिएंट के टॉपिक्स जाके वहाँ सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक बेटर अप्रोच रहेगी। क्या इस बहाने आपको ये भी समझ में आएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते थे, बिकॉज नाउ यू हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट सब्जेक्ट एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका फेज 2। फेज 3 की बात करते हैं। फेज 3 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेजेस, बिकॉज यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि हम असली तैयारी यहाँ पर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बड़े बड़े महारथियों को छुएंगे, बड़े बड़े मेजर सब्जेक्ट्स को छुएंगे, ऑप्शनल को छुएंगे। यहाँ पर हम आंसर राइटिंग, मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें लगाएंगे।
मैं बताता हूँ, फेज 3 बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है, लेकिन फेज 3 आपका तभी अच्छा स्मूथली चलेगा अगर आपने फेज 1 और फेज 2 अच्छे से करें। अगर मान लीजिए आपने फेज 2 में एनसीईआरटी अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो यहाँ पर जब आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे अच्छे से समझ में नहीं आएंगी, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर आपका पढ़ने में मन नहीं करेगा, फिर आप डिमोटिवेटेड फील करेंगे, टाइम वेस्ट होगा एंड आपका एक अटेम्प्ट जाएगा, फिर वही साइकिल रिपीट होगी। एक सिस्टमेटिक वे में जो चीज़ आपको बोली है उसको प्लीज़ टाइम पे कंप्लीट करो, अदरवाइज बाद में प्रॉब्लम फेस होती है, ठीक है ना। फेज 3 को हमने 14 मंथ्स दिए थे एंड फेज 3 में देखो अब आपको क्या करना है, आपने एनसीईआरटी फेज 2 में कंप्लीट कर दिया। फेज 3 में आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए, जीएस 1 2 3 के साथ साथ आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट कर देनी है। मॉक सीरीज बेसिकली वीकली जो मॉक्स होते हैं कोचिंग्स के, वो लगाने स्टार्ट कर देने हैं और साथ में आपको ऑप्शनल कंप्लीट करना है। दिस इज योर मेजर टारगेट। यहां पर ऑब्वियसली जो मंथली, अब आपको मंथली मैगजीन पढ़ना स्टार्ट, सॉरी मंथली मैगजीन अभी नहीं करोगे, सॉरी फॉर दैट। मंथली मैगजीन में आगे अगेन बता देता हूं, करंट अफेयर्स का सिंपल सी बात है, करंट अफेयर्स के लिए मोस्टली 2 चीज़ें आपको फॉलो करनी है। न्यूज़पेपर इज समथिंग विच इज़ डिफरेंट, वो आपको फॉलो करना है, उसमें उसको मैं करंट अफेयर में इंक्लूड नहीं करता हूँ। मंथली मैगजीन आपको 1 साल पहले से पढ़ना है। अगर आप 2024 में एग्जाम दे रहे हैं तो 2023 से आपको 2023 मई से आप मंथली मैगजीन पढ़ना स्टार्ट करिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। और साथ ही में 2023 से अगस्त सितंबर में आप योजना पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। योजना तो अभी भी पढ़ सकते हो बिकॉज वो इशू बेस्ड आता है, तो ऑब्वियसली एक इशू में आपकी कमांड अच्छी हो जाएगी, तो दैट इज गुड फॉर यू ओनली। तो योजना जब से आप चाहो पढ़ सकते हो, बट दीज 2 मैगजीन आर वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू, अगर इन मैगजीन को आप अच्छे से पढ़ते हो, उसके बाद अगर आपको लगता है कि अभी भी मेरा करंट अफेयर वीक है, देन यू कैन लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स, बट पहले ये चीज़ कंप्लीट हो तभी बाकी चीज़ों में जाना। बट अभी तो आप लोगों को करंट अफेयर की चिंता नहीं करनी है अगले 14-15 मंथ्स तक। अभी जस्ट आपको स्टैटिक चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, सो दैट आपका कह सकते हैं एक पोर्शन तो अच्छे से मजबूत हो जाए। स्टैटिक पोर्शन यानी कि जो फिक्स चीज़ें होती हैं एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक्स, अगर स्टैटिक पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया है तो ये लगा लीजिए 65 to 70% आपने सिलेबस कंप्लीट कर दिया है, बिकॉज जो 30% है वो तो डायनेमिक है, वो तो हर साल चेंज होता रहता है। फेज 3 में बस आपको यही करना है कि अब आप आंसर राइटिंग स्टार्ट करोगे। आंसर राइटिंग पे मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बनाया है कि कैसे आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करनी है, तो वो वीडियो जाके आप देख लो, तो आपको आंसर राइटिंग के डाउट क्लियर हो जाएंगे। मॉक्स की बात करते हैं, देखो मॉक्स आंसर राइटिंग आपको वीकली बेसिस पे करने हैं। जब आप इनिशिएट करोगे, मान लीजिए 3rd फेज में आपने स्टार्ट किया है मॉक्स लगाना, आंसर राइटिंग करना, स्टार्टिंग में आप थोड़ा थोड़ा दोगे, लाइक ऑल्टरनेटिव डेज पे कर सकते हो, 1-2 क्वेश्चन लिखने की कोशिश करो, 10-15 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, थोड़ा एक हैबिट में आ जाओ। जब आप हैबिट वो डेवलप कर दोगे, जब आपको लगता है कि नाउ आई कैन मेरा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हो रहा है, अब थोड़े मैं क्वेश्चन लगा पा रहा हूँ, आंसर राइटिंग अच्छे से कर पा रहा हूँ, आप उसको वीकली बेसिस पे फुल लेंथ मॉक देने स्टार्ट कर सकते हो। बट ओनली जब आपके मेजर जो थोड़े से कह सकते हैं एक ओवरव्यू आपका कंप्लीट हो जाए, मेजर जो GS 1 2 3 के जो सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट, ये सब जब आपका कंप्लीट हो जाए उसके बाद आप फुल लेंथ मॉक्स लगा सकते हो। यानी कि 14 मंथ्स है फेज 3 में, तो फॉर इनिशियल 6-7 मंथ्स आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो या फिर ऑल्टरनेटिव डेज पे कुछ क्वेश्चंस लगा सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 इज, देखो यहाँ पे आपको क्या कंप्लीट करना है, GS 1 2 3 और साथ में ऑप्शनल। ऑब्वियसली देखिए 14 मंथ्स हैं, एक एस्टिमेशन में आपको बताता हूँ कि कोई भी ऑप्शनल है, इट टेक्स अराउंड 3 to 6 मंथ्स। कुछ ऑप्शनल होते हैं जिनका सिलेबस बहुत छोटा होता है, 3 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं। 3 महीने बोले तो कि अगर डेली बेसिस पे आप 2 से 3 घंटे पढ़ रहे हैं तो 3 महीने में आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा। अगर कुछ ऑप्शनल बहुत बड़े होते हैं जिनका सिलेबस थोड़ा बड़ा होता है, वो 6 से 7 महीने लग जाते हैं अगर आप डेली 2 से 3 घंटे दे रहे हो। तो बाय दैट मीन्स कि ठीक है, अगर आप 6 से 7 महीने में भी अपना ऑप्शनल कंप्लीट करते हो ड्यूरिंग दिस टाइम, तो आप एक अच्छी सिचुएशन में रहोगे। क्योंकि सच बता रहा हूँ, आज की डेट में होता क्या है, व्हेन पीपल आर नॉट कंसिस्टेंट, तो एग्जाम सर पे है और अभी ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी मैं बहुत से बच्चे जो 2022 में दे रहे हैं, बहुतों से मेरी जब बात होती है तो बहुतों का ऑप्शनल कंप्लीट नहीं हुआ है। एग्जाम 4 महीने बाद है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शनल ही कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगर आप लोग जो मैं टाइम बता रहा हूँ उसके अकॉर्डिंगली भी अगर ऑप्शनल कंप्लीट करते हैं, तो मीन्स आपका तो 6-7 महीने पहले ही ऑप्शनल कंप्लीट हो जाएगा एंड उसके बाद आप रिवीजन भी कर सकते हो, तो आप बहुत अच्छी पोजीशन पे रहोगे। बट अगेन आई रिपीट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कंसिस्टेंसी। तो कंसिस्टेंट रहोगे तो ही फॉलो कर पाओगे, अदरवाइज जैसे बाकियों का होता है कंसिस्टेंसी बिगड़ जाती है, वही सारी प्रॉब्लम्स तो वो भी आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो प्लीज़ कीप दिस थिंग इन माइंड। सो दिस इज फेज 3 एंड अब मैंने आपको बता दिया कि GS 1 2 3 कैसे करना है। आप GS वाइज कर सकते हो कि चलो भाई पहले GS 1 कंप्लीट करते हैं, उसमें जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के सारे जो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, आप ऐसे बेसिस पे कर सकते हो। या फिर आप पहले हिस्ट्री ले सकते हो, फिर आपने कहा पॉलिटी कंप्लीट कर लेते हैं, चलो फिर एनवायरनमेंट कंप्लीट कर लेते हैं, इकोनॉमी, वो आपकी चॉइस है।
सिलेबस आपका कंप्लीट होना चाहिए इस थर्ड फेज में, जो आपका GS 1 2 3 का है, दैट इज इट। आप कैसे भी करो, डज नॉट मैटर, कोई ऐसा रूल नहीं है। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ आप पढ़ लो तो उसको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज जरूर करना, बिकॉज अगर रिवाइज नहीं करोगे तो चीज़ों को भूल जाओगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था। तो ये फेज 3 है, तो काइंड ऑफ आपका ये लगा लीजिए कि काफ़ी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। फेज 4 की बात करते हैं। देखिए, फेज 4 में व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज, फेज 4 एक मैंने एक कह सकते हैं बफर टाइम पीरियड दे रखा है। वैसे तो देखो 28 मंथ्स इतना सफिशिएंट टाइम होता है अपने में कि सारी चीज़ें आप बाय द एंड ऑफ फेज 3 आप कंप्लीट कर लोगे। बट मान लीजिए कि स्टिल अभी हमने फेज 3 को 14 मंथ्स दिए, यानी कि फेज जो 4 है वो काइंड ऑफ आखिरी के 6 महीने में आता है, राइट। तो जो फेज 4 है, मैंने कहा था 3 मंथ्स देने हैं आपने। फेज 4 में आपको कुछ नहीं करना है। जो आपके रिमेनिंग टॉपिक्स है, मान लीजिए GS 1 2 3 में आपके कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं, GS 4 ऑब्वियसली इथिक्स आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है, और साथ में ऑप्शनल का रिवीजन है, या कुछ भी आपका फेज 3 में जो भी कुछ टॉपिक्स छूट गए हैं, ऑप्शनल के हों या GS के हों, आप फेज 3 में उसको कंप्लीट कर सकते हो। एंड एंड में आएगा आपका फेज 5, जिसमें कि सिर्फ 3 महीने, मैंने यहाँ पे 3 महीने दिए प्रीलिम्स को, बिकॉज आप लोग जो अभी से तैयारी कर रहे हो तो मुझे लगता है आप लोगों को 3 महीने तो देने ही चाहिए, जो कि मार्च अप्रैल मई है। मैंने जैसे ही कहा कि एग्ज़ाम एंड ऑफ लास्ट वीक ऑफ मई और फर्स्ट वीक ऑफ जून में हो सकता है, और वहीं होगा अगर ऐसी कोई कोविड वाली सिचुएशन नहीं रही तो हम यही मान के चलेंगे। तो आखिरी के जो 3 महीने यू जस्ट हैव टू गिव टू प्रीलिम्स। सिंपल सी बात है, जो प्रीलिम्स की चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी हैं, जो नोट्स बनाए हैं, यू जस्ट हैव टू रिवाइज योर नोट्स। साथ में आपने मॉक्स लगाने हैं, दबा के मॉक्स लगाने हैं, लाइक हफ्ते में 2 या 3 मॉक्स, आपकी चॉइस है। एंड उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो थ्रू आउट द ईयर आपने पढ़े हैं, न्यूज़ में ज़्यादा रहे हैं, आपने PYQ एनालिसिस किया होगा, उसके बेसिस पे आपने एक लिस्ट तैयार करी होगी, मार्केट में भी अवेलेबल रहती है, एंड मैं भी आने वाले टाइम पे वो प्रोवाइड कराऊंगा। तो उसके बेसिस पे आप उन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करोगे जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज इट। एंड में सिर्फ इतना सा काम होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लिमिट योर रिसोर्सेज, कम रिसोर्सेज रखो एंड मोर उनमें क्वालिटी ढूंढो, दैट इज इट। तो यही काइंड ऑफ एक स्ट्रैटेजी है जो आपको फॉलो करनी है। ऑब्वियसली मैंने बहुत बनाई है स्ट्रैटेजी, बट बार बार बच्चे बोलते हैं बनाने को, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है, मेरे को क्या है, अगर किसी को हेल्प हो जाए तो अच्छी बात है। सी सेट के बारे में मैं थोड़ी सी बात करता हूँ, क्योंकि बहुत बार सी सेट मिस हो जाता है। क्योंकि सी सेट के लिए मैं अलग से इसलिए नहीं बोलता हूँ, बिकॉज सी सेट पर्सन टू पर्सन डिफर करता है भाई। कि बहुतों का सी सेट इतना अच्छा होता है, वो तैयारी कर छूते भी नहीं सी सेट को, एंड सी सेट क्वालिफाई हो जाता है। बट ठीक है, बहुत से ऐसे एस्पिरेंट भी होते हैं जो थोड़ा सी सेट में वीक होते हैं, और सी सेट का लेवल भी थोड़ा बढ़ रहा है, काइंड ऑफ थोड़ा इंक्रीज हो रहा है ईयर बाई ईयर। तो सी सेट के लिए मैं इतना बोलूँगा, देखो, आप सबसे पहले अपना टेस्ट करो कि आपका सी सेट का लेवल कहाँ पर है। चेक करो कि आपका सी सेट का लेवल कहाँ पर है, आप कितने वीक हो, किस सब्जेक्ट में आप वीक हो, किस पोर्शन में आप वीक हो, क्वांट में वीक हो, रीजनिंग में या इंग्लिश में। एक कोई भी पिछले साल का फुल लेंथ पेपर उठाओ, उसको देखो कि किस में आप अच्छा कर रहे हो, किस में नहीं कर रहे हो। जिसमें अच्छा नहीं कर रहे हो तो उसके आप क्लासेस देख सकते हो। मैंने ऑलरेडी बताया कि यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऐसे फ्री लेक्चर्स हैं पूरी सीरीज में सी सेट के, आप उन्हें देख सकते हो, या फिर आप RS अग्रवाल सर की बुक है क्वांट और रीजनिंग की, उन्हें भी फॉलो कर सकते हो। और फॉर कॉम्प्रीहेंशन आप जितना रीडिंग करोगे, जितना आप अपनी स्किल्स डेवलप करोगे, ग्रामेटिकल स्किल्स हो गई, या फिर कह सकते हो कि सॉल्विंग वाली कॉम्प्रीहेंशन, जितना आप पैसे सॉल्व करोगे तो स्किल्स आपके डेवलप होंगे, दैट इज ऑल यू नीड। सी सेट के लिए ज़्यादा टाइम नहीं देने, बिकॉज इट इज़ क्वालिफाइंग। अगर आपका बहुत वीक है तो हफ्ते में एक बार आप सी सेट दे सकते हो, अदरवाइज ठीक है, एंड के जो 2-3 महीने में उसमें थोड़ा आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड दैट इज़ मोर देन सफिशियंट। तो सिर्फ इतनी सी बात है। आई होप मैंने कोई भी चीज़ मिस नहीं करी होगी। एंड मैं 2-3 चीज़ मैं बोल दूंगा। न्यूज़पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है, चाहे आप 24 में दे रहे हो, 25 में दे रहे हो। न्यूज़पेपर का एक अलग ही कह सकते हो, उसकी इंपॉर्टेंस अलग है। इट इज़ नॉट जस्ट फॉर योर करंट अफेयर्स। मैं बहुत बार बोलता हूँ, न्यूज़पेपर सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए नहीं होता है, वो आपको अवेयरनेस भी प्रोवाइड कराता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग किसी इशू पे उसको डीपन करता है। अलग अलग आप ऑथर्स के, बड़े बड़े राइटर्स, स्पेशलिस्ट के आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स पढ़ते हो, वहाँ पे आपको अंडरस्टैंडिंग, तो काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ें न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराता है। अगेन मंथली मैगजीन की मैं बात करता हूँ, एग्जाम से 1 साल पहले करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ज़्यादा करंट अफेयर भी करने की जरूरत नहीं है, 1 साल भी अगर आपने कर ली वो भी बहुत बड़ी बात है। और 99% एस्पिरेंट तो 1 साल की तो छोड़ो, वो तो आखिरी के 6-7 महीने की भी कवर नहीं कर पाते हैं। तो मैंने कहा है कि यू जस्ट बी कंसिस्टेंट, लिमिट योर रिसोर्सेज। अगर मान लीजिए थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं रिसोर्सेज, तो कुछ रिसोर्सेज जो ऑथेंटिक हैं, जो मार्केट में हर कोई यूज़ कर रहा है, जो हर टॉपर बोल रहा है भाई ये पढ़ लो, एटलीस्ट वो तो पहले कवर कर लो। जब वो चीज़ हो जाएंगी उसके बाद चीज़ें अपने आप सॉर्ट होने लग जाएंगी। तो यही था 2024 की स्ट्रैटेजी के लिए। फिर भी स्ट्रैटेजी थोड़ा बड़ा हो गया है, बहुत सारी चीज़ें बोलनी थी,
बट एक टाइम लिमिट में ही रखूँ तो बेटर रहेगा। एंड आने वाले टाइम में भी आई बी मेकिंग वीडियोस एंड 2025 की स्ट्रेटजी नहीं बनाऊंगा, प्लीज़ इसी में थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना। कोई फ़ायदा नहीं है 2025 26 मैक्सिमम 1-2 साल की वर्क करती है, उसके आगे 2 साल के बाद इट डजेंट मैटर मच। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड दैट्स इट गाइज, एंड मिलते हैं फिर अगले वीडियो के लिए एंड सी यू, हैव अ गुड डे।